प्रिय विद्यार्थियों और मेरे परम मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दूसरा निमेटोड सेकंड निमेटोड पढ़ाने जा रहा हूं, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। कॉमन निमेटोड है ये और विशेष तौर से बच्चों को बड़ा परेशान करता है। कैसे करेगा आगे बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सभी सुनना आप। और ये आमतौर पे छोटे बच्चों में ये रोग, इससे होने वाला रोग अभी भी हो रहा है। इसका क्लासिफिकेशन, कॉमन नेम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर, मेल और फीमेल दोनों की सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दर्शाते हुए, लाइफ साइकिल और पैथोजेनेसिस या रोगजनकता, ट्रीटमेंट या थेरेपी यानी इलाज और सावधानियां तक इनको टुकड़ों में अपन पढ़ेंगे। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत उपयोगी है सभी के लिए, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो या न हो। अपने बच्चों को ये रोग अभी भी हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस क्लासिफिकेशन लेते हैं। फाइलम निमेटोडा है, नॉन कॉर्डेटा का 5वां फाइलम निमेटोडा। प्रोटोजोआ पोरिफेरा सिलेंड्रेटा प्लेटिहेल्मिन्थीज और एस हेल्मिन्थीज की जगह निमेटोडा, क्योंकि कुछ टेक्सोनोमिस्ट एस हेल्मिन्थीज को सुपर फाइलम मानते हैं। ऑर्डर फाजमिडा, फाजमिड की उपस्थिति के कारण से फाजमिड कॉडल रीजन में पाए जाने वाला एक कीमो रिसेप्टर की तरफ पाए जाने वाला, कार्य करने वाला एक सेंसरी ऑर्गन होता है। ससरनेंटिया दूसरा नाम है। ऑर्डर ऑक्सीयूरेडिया, जीनस एंटेरोबियस, स्पीशीज वर्मिकुलरिस होगी। कॉमन नेम पिनवर्म, आकृति के कारण से तो बोलते हैं पिनवर्म, नुकीली आकृति के कारण से, और निश्चित स्थान पे जाके गुद्दा द्वार पे काटता है या जाकर के कुरेदता है, खुरचन सी पैदा करता है, इसलिए इसको शीट वर्म भी कहते हैं। कॉमन नेम पूछा जाता है बहुत बार परीक्षाओं में, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ एंटेरोबियस? पिनवर्म या शीट वर्म होगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो लामार्क ने 1816 में 1816 में इस जाति का नाम ऑक्सीयूरिस नाम दिया। ऑक्सीयूरेडिया में आ रहा है, ऑक्सीयूरिस नाम दिया। अतः इसका प्रमाणिक नाम, प्रमाण यानी खोजकर्ता के हिसाब से प्रमाणिक नाम ऑक्सीयूरिस वर्मिकुलरिस है। इन्हीं ने इसे मनुष्य की अंतर में सबसे पहले देखा था। किसने? लामार्क ने 1816 में। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, ये गर्म प्रदेशों की तुलना में या गर्म देशों की तुलना में ठंडे प्रदेशों में, टेम्परेट जो जोन वाले जो कंट्रीज हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है। विश्वव्यापी है, कॉस्मोपॉलिटन है, परंतु पूरे विश्व में पाया जाता है। विश्वव्यापी, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब सर्वव्यापी या विश्वव्यापी, परंतु गर्म प्रदेशों या ट्रॉपिकल प्रदेशों की तुलना में ठंडे या टेम्परेट प्रदेशों में ज्यादा पाया जाता है। ये अनुमान लगाया जाता है या लगाया गया है कि विश्व में 20 करोड़ 90 लाख लोग इसकी शिकार हैं। अब तो और बढ़ गए होंगे। ताजे मतलब अपडेट जो डाटा जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। गूगल से सर्च कर लिया मैंने, लेकिन लगभग 21 करोड़ लोग विश्व में इससे होने वाले रोग से ग्रसित हैं, यानी इसके शिकार हैं। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, हैबिट एंड हैबिटेट। ये मानव का अकेला परजीवी है
एंडोपैरासाइट है, ऑब्लिगेट है, अविकल्पी है क्योंकि द्वितीय होस्ट, सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट या वाहक नहीं होता है। ये मानव का मोनोजेनेटिक ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है, एक अप्रपोषीय अविकल्पी अंतः परजीवी है जो आंत्र के सिक्कम, अपेंडिक्स इत्यादि भागों में पाया जाता है। अब सिक्कम और अपेंडिक्स दो नाम आ गए। स्मॉल इंटेस्टाइन मनुष्य में ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में बटी हुई। लार्ज इंटेस्टाइन सिक्कम, कॉलन और रेक्टम में बटी हुई। तो सिक्कम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अपेंडिक्स जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम के और सिक्कम के बीच में लगभग 4 इंच की, और शरीर के दाईं और राइट हैंड साइड में अपेंडिक्स या अवशेषी वेस्टिजियल ऑर्गन जो होता है उसमें पाया जाता है। इस अपेंडिक्स में सेल पहले जब शाकाहारी अपने नितांत रूप से शाकाहारी होते थे तो सेलुलेज एंजाइम स्रावित होता था और सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज को विपाटित करने में या पाचन करने में मदद करता था। अब मनुष्य ओमनिवोरस हो गया, सर्वाहारी हो गया है, इसलिए अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग के रूप में पड़ा है। अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए, अगर ये फट जाए, बर्स्ट हो जाए और सिलोमिक फ्लूइड में इसका फ्लूइड चला जाए, इन्फेक्टेड फ्लूइड, तो मृत्यु भी हो सकती है। इस परजीवी द्वारा होने वाले रोग को बोलते हैं एंटेरोबियासिस, और सामान्यतया इन राजस्थान के जिस बेल्ट में हम रह रहे हैं यहाँ बोलते हैं इनको चुरुनिया, छोटे बच्चों में होने वाला चुरुनिया रोग, एंटेरोबियासिस। स्ट्रक्चर ले रहे हैं, इधर आपको डायग्राम बना करके दिखाया हुआ है। देखिए इस कर्मी की संरचना के कारण तो बोलते हैं इसको पिनवर्म, और इसके काटने के स्थान के कारण इसको बोलते हैं शीटवर्म। काटता कहाँ है ये काटता है गुदा द्वार पे जाकर के, जब अंडे देता है तब वहां। लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियर विजिबल उपस्थित होती है। नर और मादा अलग अलग प्रकार की। नर का पश्च सिरा वक्रित है, मादा का पश्च सिरा पॉइंटेड टेल में सीधा नुकीला होता है। मादा डायडेल्फिक होती है, 2 ओवरी पाई जाती हैं, 2 ओविडक्ट पाई जाती हैं, 2 यूटेरस पाए जाते हैं, और नर के अंदर एक वर्षण पाया जाता है, मोनार्किक होता है, एक वर्षण ही होता है। तो इसलिए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म स्पष्ट रूप से, लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होती है। नर 2 से 5 मिलीमीटर लंबा और 0.1 मिलीमीटर व्यास का होता है। नर की लंबाई 2 से 5 मिलीमीटर और व्यास 0.1 मिलीमीटर। यहाँ देखिए पिछले वाले निमेटोड में भी 12 से 30 मिलीमीटर लंबाई नर की बताई थी, मादा की 70 से 120 सेंटीमीटर बताई थी। ड्रैकनकुलस में यहां भी देखिए अंतर है, 2 से 5 मिलीमीटर और मादा 8 से 12 मिलीमीटर लंबी होती है, तो मादा सदैव लंबी होगी। मादा 8 से 12 मिलीमीटर लंबी और 5 मिलीमीटर व्यास की होती है। नर का पश्च सिरा ब्लंट, भौंतरा, मुथरा बोलते हैं जिसको, ये देखिए आप यहाँ एकदम पॉइंटेड नहीं है, मुथरा है, बट कर्वड होता है, मुड़ा हुआ होता है, कर्वड है। राइट हैंड साइड में आइए। मादा का पश्च सिरा नुकीला व सीधा, ये देखिए मादा का पश्च सिरा डायग्राम की तरफ देखिए,
पॉइंटेड टेल दिखाई है, सीधा और नुकीला। नर के अग्र भाग में 3 औरतों से घिरा हुआ मुख होगा। यहाँ नर की डायग्राम के अंदर, अब डायग्राम ले रहे हैं, इस डायग्राम से पूरी स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ जाएगी। ये लिया है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस फीमेल। सबसे पहले अपन मादा एंटेरोबियस की संरचना के अध्ययन करते हैं। ये माउथ है। माउथ जहां खुलता है उसके दोनों ओर पंखनुमा रचनाएं पाई जाती हैं, जिसको सेफेलिक एली बोलते हैं। सफेद पंखनुमा रचनाएं पाई जाती हैं दो, जिनको सेफेलिक एली बोलते हैं। माउथ किस में खुलता है? फेरिंक्स में। फेरिंक्स किस में खुलती है? स्मॉल उसोफेगस में, क्योंकि बेलनाकार जंतुओं में या बेलनाकार सिलेंड्रिकल जो निमेटोड्स होते हैं उनमें उसोफेगस बहुत छोटी होती है। जिनकी गर्दन लंबी होती है उसमें उसोफेगस बड़ी होती है। और उसके बाद में आ रहा है एंड बल्ब। एंड बल्ब के बाद में ये चल रही है पूरी की पूरी, ये देखिए आप, इंटेस्टाइन, अंदर ही अंदर इंटेस्टाइन। और ये इंटेस्टाइन यहां रेक्टम दिखा है, और ये शरीर के आगे से 2/3 भाग पीछे मादा में एनएस जो होता है वो खुल जाता है, या टेल से आगे 1/3 पोर्शन आगे की तरफ एनएस खुल रही है। दूसरा, अपन अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान देना थोड़ा सा। ये देखिए ऊपर की तरफ पहले एंटीरियर ओवरी, ये एंटीरियर ओवरी है जो ऊपर से घूम करके आ रही है, ऊपर से घूम करके आ रही है। और ये देखिए एंटीरियर ओविडक्ट, ये एक लंबी ओविडक्ट का निर्माण कर रही है। और ये कॉइल्ड है, लेकिन आगे जाकर के ओविडक्ट में यहां अब क्या बन गए? यूटेरस आ गया। और यूटेरस के अंदर क्या है? एग्स हैं। क्या है? अंडे हैं। अब इसका कलर अलग है कुछ, देखने में आपको ध्यान दे रहा था। ये इंटेस्टाइन के नीचे से होकर के, ये देखिए आप, नीचे से होकर के ये जाकर के यूं जाकर के ये यहां वेजाइना में खुलती है। अब इधर देखिए, ये पोस्टीरियर ओवरी है, इसका कलर स्काई कलर दिखाया है। पोस्टीरियर ओवरी से ये ओविडक्ट निकल रही है, और इसके पीछे अंडों से भरी हुई पोस्टीरियर यूटेरस है, जिसके अंदर अंडे पड़े हैं। ये आंत्र के, ये इंटेस्टाइन के नीचे से होती हुई देखिए यों जाकर के ये किस में खुल रही है? वेजाइना में जाके खुल रही है। दोनों यूटेरस जिस स्थान पे खुलते हैं उसको देखिए ये वेजाइना बोलते हैं। दोनों गर्भाशय एंटीरियर, ये नीचे से आ रही है, इसलिए डायग्राम में नीचे से आ रही है, इसलिए डायग्राम में कट दे दिया है। एंटीरियर ओवरी, और उसके बाद में ये लंबी ओविडक्ट। एंटीरियर ओवरी की ओविडक्ट लंबी होती है। यूटेरस में अंडे भरे हुए हैं। और पोस्टीरियर ओवरी, ये पोस्टीरियर ओवरी है, ये ओविडक्ट है पोस्टीरियर की, और ये ओविडक्ट के बाद में यूटेरस है जो अंडों से भरी हुई है। और ये नीचे से जाकर के वेजाइना में खुलती है। और वेजाइना शरीर के अगले अधर भाग पे, ये देखिए आप, लगभग अगले अधर भाग पे एक वल्वल ओपनिंग द्वारा, वल्वा जिसको बोलते हैं, या फीमेल जेनिटल पोर द्वारा, मादा जनन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। तो ये तो है मित्रों एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस
ये फीमेल का डायग्राम। नर में आइए। नर में मुख है आगे की तरफ एलिमेंट्री कैनाल में, जो 3 ओस्टों द्वारा 3 लिप्स के द्वारा घिरा हुआ। लिप्स के आगे इन ब्रैकेट में लिखा हुआ 3। उसके पश्चात फेरिंग्स, वही उसोफेगस होगी छोटी सी, फिर एंड बल्ब आएगा, उसके बाद में इंटेस्टाइन चालू हो जाएगी। और ये इंटेस्टाइन जो है वो जाकर के क्लोएका से, ये देखिए टेल से पहले क्लोएका में, यहाँ क्लोएका दिखाया है, ये क्लोएका दिखाया है, यहाँ क्लोएकल ओपनिंग है जो छोटी सी डॉट के रूप में दिखाई है, इसमें जाकर के खुलती है। इसके साथ में ये इसको क्लोएका क्यों कह रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल अलग खुल रही है तो एनएस के द्वारा खुल रही है, और फीमेल जेनिटल पोर वल्वल ओपनिंग, वल्वा जो है ये अलग होता है। इसमें ये देखिए एक टेस्टिस है, ये टेस्टिस पीछे वास डिफरेंस का निर्माण करता है। वास डिफरेंस जो होती है उसके पश्चात आता है सेमिनल वेसाइकल शुक्राशय, जिसमें शुक्राणु एकत्रित होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से निर्मुक्त होते हैं। और ये इजेकुलेटरी डक्ट या स्क्लन वाहिनी इजेकुलेटरी डक्ट द्वारा जाकर के क्लोएका से शरीर से बाहर खुलती है। और इसके पीछे भी देखिए टेल है, और टेल के दोनों तरफ कोडल एली हैं जो दिखाई नहीं है, डायग्राम में दिखाई हुई नहीं है। तो नर और मादा की अगर एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम लेते हैं तो सिर्फ फीमेल के अंदर सेफेलिक एली हैं 2, और मेल के अंदर 3 लिप्स हैं। ये थोड़ा ध्यान देना है। एलिमेंट्री कैनाल में मादा जो होती है वो डाइडेल्फिक होती है, द्विअंडाशी होते हैं, 2 ओवरी होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, 2 ही ओविडक्ट होती हैं, 2 ही यूटेरस होते हैं, और दोनों यूटेरस एक कॉमन वेजाइना में खुलते हैं। और कॉमन वेजाइना जो है वो शरीर की अधर सतह पे, शरीर के अगले सिरे की ओर, या लगभग 1/3 पार्ट जो होता है उसके आगे की ओर अदर वेंट्रल साइड के अंदर वल्वा या फीमेल जेनिटल पोर द्वारा बाहर खुलता है। तो एनएस अलग खुल रही है, आहार नाल का अंतिम छिद्र अलग खुल रहा है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो भी है उसका जनन छिद्र, मादा जनन छिद्र या भग द्वार जो बोलते हैं, वल्वल ओपनिंग बोलते हैं, ये अलग खुल रहा है। जबकि टेस्टिस, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसाइकल से होती हुई इजेकुलेटरी डक्ट नर में क्लोएका के द्वारा बाहर खुलती है। तो ये एंटेरोवियस वर्मिकुलरिस मेल का डायग्राम है। ये आगे इसी के बारे में जिक्र आ रहा है। नर के अग्र भाग में 3 ओष्ठों से घिरा हुआ मुख, ये देखिए 3 ओष्ठ दिखाएं, 1 2 3, डोर्सल और 2 वेंट्रल। नेक्स्ट, नर में क्लोएका अंतस्थ न होकर पश्च सिरे से कुछ पहले, नर के अंदर क्लोएका के पीछे टेल का कुछ भाग दिखाया हुआ है डायग्राम में, अभी अभी आपको दिखाया है। कुछ भाग पहले अधर सतह पर पाया जाता है। नर के पश्च सिरे पर 2 कैडल एली पाए जाते हैं। अभी बताया है नर के पश्च सिरे पर 2 कॉडल एली या पुच्छिए पंखनुमा रचनाएं पाई जाती हैं, जिनके आगे और पीछे अंकुरक पाए जाते हैं या पेपिला पाए जाते हैं, लेकिन इससे कोई पीनियल सिटी जो निकलती हैं उनके या गुबर्नेकुलम जो होते हैं वो नितांत रूप से, गुबर्नेकुलम को प्रानिदेशक कहते हैं, का नितांत रूप से अभाव होता है। मादा के अग्रतम मुख भाग के पास 2 सफेद पंखनुमा शीर्ष पक्ष या सेफेलिक एली पाए जाते हैं। मादा में अभी देखे हैं
दो पंखनुमा सफेद सेफेलिक एली या शीर्ष पक्ष पाए जाते हैं। मादा में तो शरीर मुख भाग के पास अग्र भाग में और नर में पश्च सिरे पर दो कोडल एली पाए जाते हैं। तो नर में तो कोडल एली दो कोडल रीजन में और मादा में अग्र भाग में डाइमॉर्फिज्म सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दोनों नर और मादा सेक्सुअल का मतलब नर और मादा दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार के लक्षण आ रहे हैं। मादा के पश्च सिरे के अधर सतह पर क्लोएका के स्थान पर एनएस पाई जाती है। मादा के पश्च सिरे की ओर क्या पाया जाता है? क्लोएका के स्थान पर गुदा द्वार एलिमेंट्री कैनाल का पश्चतम छिद्र पाया जाता है। मादा कैसी होती है? डाइडेल्फिक और नर के अंदर डाइडेल्फिक का मतलब दो अंडा से दो ओविडक्ट दो यूटेरस और नर में एक वृषण पाया जाता है। मोनार्किक होते हैं या एक वृषणीय होते हैं। लाइफ साइकिल देखते हैं ये मोनोजेनेटिक यानी सिर्फ मानव अकेला ही इसका इस एंटेरोबियस वर्मिकुलेस का होस्ट होता है, दूसरा होस्ट नहीं होता, इसलिए इसको कहेंगे ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट अविकल्पी अंतः परजीवी। ये मनुष्य का अविकल्पी अंतः परजीवी होता है जिसका प्रपोसी मनुष्य है। नर व मादा दोनों कर्मी प्रपोसी मानव की अंतर के साथ चिपके पाए जाते हैं। नर और मादा दोनों प्रपोसी दोनों कर्मी जो होते हैं, नर और मादा दोनों एंटेरोबियस एडल्ट जो होते हैं वो प्रपोसी मानव की आंतर के साथ चिपके पाए जाते हैं। वहीं पर या अंतर गुहा में ही इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, या तो अंतर में या अंतर के गुहा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंतरिक निषेचन होगा और निषेचन के तुरंत बाद नर की मृत्यु हो जाती है और वो मादा जो अंडपूर्ण होती है, एक अंडपूर्ण मादा लगभग 11,000 अंडे भरे रहते हैं गर्भाशय में। इनके अंडे 50 से 60 माइक्रोन लंबे, 20 से 30 माइक्रोन चौड़े, चारों ओर मोटा कवच होगा। कवच इसलिए होगा क्योंकि प्रपोसी कौन है? मानव, और मानव की आहार नाल से स्रवित होने वाले विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों से गलने का खतरा होता है। एक बार कवच बनेगा, वापिस ये कवच मनुष्य की ही आहार नाल में गल जाता है। अंडे प्रपोसी के अंतर में ही दिए जाते हैं। अंडे प्रपोसी यानी मानव की आंत में ही दिए जाते हैं और एनएस पर पहुंचा दिए जाते हैं। अब गुदा द्वार की तरफ पहुंचा दिए जाते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए आप, मादा का गुदा द्वार तक अंडों का पहुंचाना, मादा का अंडों का गुदा द्वार तक पहुंचाना प्रपोसी यानी मानव को अटपटा सा लगता है। माना कि गुदा द्वार पर कोई कर्मी उसे कुरेद या काट रहा हो, शीट वर्म इसलिए कह रहे हैं काट रहा हो। विशेष तौर से बच्चे इस कुर्दन से परेशान होकर एनएस पर हाथ लगाते हैं। खुजली भी होती है यहां पर। बच्चे गुदा द्वार पे हाथ लगाते हैं। प्रपोसी की प्रपोसी यानी छोटे बच्चे जो बताए हैं जिसमें कर्मी के अंडे जो होते हैं उनके हाथ, नाखून इत्यादि के साथ शरीर में पहुंच जाते हैं क्योंकि बच्चों की अंगूठा चूसने की, अंगुलियां चूसने की आदत होती है। मानव प्रपोसी की आहार नाल में पहुंचने के पश्चात इनका कवच गल जाएगा। वापिस इसका मतलब इंटेस्टाइन
लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, इसलिए इनका कवच नहीं गल रहा है। लेकिन बकल कैविटी, फेरिंग, स्टोमक, ड्यूडेनम और इलियम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियों द्वारा। वहाँ अंडों के चारों तरफ पाए जाने वाला जो मोटा कवच है ये गल जाएगा और इससे बाहर क्या निकलेगा, लार्वा बाहर निकल आता है। और 4 बार निर्मोचन करके ये तेजी से वृद्धि करके 1 महीने में, 1 माह में वयस्क या एडल्ट्स में परिवर्तित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। अतः मानव में पुनः संक्रमण किसके द्वारा हो रहा है, अंडों के द्वारा ही हो रहा है। जब विशेष तौर से छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, इनके जो अंडे मादा द्वार जब अंडे गुदा द्वार पर पहुंचाती है तो बच्चों को अटपटा सा लगता है, यानी वहां खुजली सी होती है, माना कि कोई कर्मी या कोई जीव कोई वहां काट रहा है। उस कुर्दन से परेशान होकर के बच्चे हाथ लगाते हैं गुदा द्वार पे, तो नाखून और हाथ अंगुलियों के साथ लग कर के जिन बच्चों में अंगुलियां चूसने की, अंगूठा चूसने की आदत होती है, उनके द्वारा री इन्फेक्शन, ऑटो इन्फेक्शन अपने आप बच्चों के अंदर हो जाता है। तो इन्फेक्शन किसके द्वारा होगा, अंडों के द्वारा ही होगा। मनुष्य में इनका जीवन काल 20 से 30 दिन का होता है। 20 से 30 दिन तक मनुष्य के अंदर इनकी एवरेज लाइफ होती है। नेक्स्ट, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या होगा बंधुओं, रोग जनकता। कौन कौन से रोग होते हैं, ये मनुष्य की आंत्र की दीवार के साथ चिपक कर, आंत्र की दीवार के साथ चिपक कर और खुरचन कर, काट कर उसमें सूजन पैदा करते हैं, जिसको एंटेरोबियासिस कहते हैं। इसके कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो देखिए, इनसोम्निया, अनिद्रा, नींद नहीं आती है, नींद का बार बार टूटना। जब खुजली होती है तो स्वाभाविक है कि नींद बार बार टूटेगी। डायरिया, दस्त लगना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का रहना, एब्डोमिनल पेन यानी उदर में पीड़ा, उदर में दर्द रहना, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख कम लगना, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन हो जाता है, और साथ में एक लक्षण और आ रहा है, बेड वेटिंग। बच्चों में सोते समय मूत्र त्याग कर देने की शिकायत हो जाती है, यानी सोते समय जो कपड़े होते हैं जिनके ऊपर सोते हैं वो कपड़ों को गीला करने के, किसके कारण से, मूत्र त्याग करने से, बेड वेटिंग करने की शिकायत हो जाती है। तो क्या हो रहा है, इनसोम्निया, या तो नींद नहीं आती है, या नींद आती है तो बार बार टूटने लग जाती है, दस्त लगने लग जाते हैं, कब्ज रहती है, उदर में पीड़ा रहती है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है, और साथ में बेड वेटिंग, सोते समय बच्चों में बिस्तर को गीला करने की आदत हो जाती है। डायग्नोसिस, निदान क्या, कैसे पहचाने कि ये रोग है, अंडों के द्वारा, रोगी द्वारा बताए गए लक्षणों के आधार पर, या तो, लेकिन छोटा बच्चा है कि वो बता नहीं सकता, तो उसका मल लेना पड़ेगा। मल के परीक्षण में पाए गए वयस्क कर्मियों के अंडों के द्वारा इनका निदान या डायग्नोसिस संभव हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे लक्षण बताने में असमर्थ होते हैं, इसलिए मल लेकर के उसके अंडों का अध्ययन किया जाता है, पहचान की जाती है, डिटेक्ट किए जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, एंटेरोबियासिस की उपचार हेतु मेबेंडाजोल यौगिक युक्त, मेबेंडाजोल, मोबेंडा नहीं है, मेबेंडाजोल यौगिक युक्त एंटी हेलमिंथिक औषधि की एक खुराक पर्याप्त है। मेबेंडाजोल नाम का जो कंपाउंड आता है
वो एंटी हेलमिंथिक होता है, उसकी एक खुराक से एंटेरोबियासिस रोग खत्म। इसके साथ साथ में पायरेंटल पोमेट, पिप्राजिन सिट्रेट, पायरविनियम पोमेट जैसी औषधियां भी इसके उपचार में सहायक हैं। इसके साथ साथ में पायरेंटल पोमेट, पिप्राजिन सिट्रेट, पायरविनियम पोमेट जैसी औषधियां भी इसके उपचार में सहायक हैं। और इससे पहले बहुत पुराने समय की बात कर रहे हैं, बिटर पिल्स नाम से प्रसिद्ध एक यौगिक सेंटोनिन इसके उपचार में काम में लिया जाता था, लेकिन इसके दुष्प्रभावों के कारण, साइड इफेक्ट्स के कारण आजकल इसको काम में नहीं लिया जाता। इसके ट्रीटमेंट में, एंटेरोबियासिस के ट्रीटमेंट में काम में नहीं लिया जाता है। अब आ रहे हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, बचाव के तरीके, सावधानियां या प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या होंगे? इसके बचाव हेतु कर्मी द्वारा एनएस में अंडे देने के समय एनएस पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये वयस्क तो ये कार्य कर सकता है, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं वो अनजान होते हैं, वो रुक नहीं सकते। लेकिन अगर कोई देखता है तो बच्चों को टोकना चाहिए कि गुदा द्वार पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। और गार्जियन की, अभिभावक की ये जिम्मेदारी बनती है कि बार बार ये हाथ लगा रहा है, इसका मतलब ये रोग है इसके, जिसको चूर्णिया या एंटेरोबियासिस कहते हैं। बच्चों द्वारा मुंह में हाथ या अंगूठा या अंगुली लेने से रोकना चाहिए। खाने से पहले और शौच के पश्चात, खाना खाने से पहले और शौच के पश्चात भली भांति हाथों को डिटर्जेंट या पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर या साबुन से भली भांति साफ करने चाहिए। अंदरूनी कपड़े होते हैं और सोने की जो चादरें होती हैं, सोने के जिस चादर या जो भी कपड़ा काम में लेते हैं, उनको नियमित रूप से धूप में सुखाना चाहिए या इस्त्री या आयरन करनी चाहिए, प्रेस करनी चाहिए, ताकि इनके जो अंडे अगर वहां पड़े हैं तो वो समाप्त हो जाए। पांचवा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, संक्रमित मनुष्य को उपयुक्त औषधि लेनी ही चाहिए। अगर कोई इन्फेक्शन किसी मनुष्य में या बच्चे में हो गया तो उनको एक खुराक, कौन सी खुराक? मेबेंडाजोल युक्त एंटी एलमिक औषधि की एक खुराक ले लो, काम तमाम, एंटेरोबियासिस से छुटकारा। या इसके साथ में सहयोगी ट्रीटमेंट के लिए पायरेंटल पोमेट या पिप्रेजिन सिट्रेट या पायरविनियम पोमेट जैसी औषधियाँ भी इसके उपचार में जो सहायक होती हैं, इनको काम में लेनी चाहिए। प्रिय मित्रों, ये टॉपिक हर माँ के लिए, हर नारी के लिए, हर माता के लिए उपयोगी है। इसको जरूर सुने, क्योंकि बच्चे ये गलतियां करते हैं और ये रोग आज भी काफी मात्रा में फैल रहा है। और इसके अंडों को अंगूठा चूसने की आदत बच्चों में विशेष तौर से है, इसलिए उनको टोकना भी चाहिए। और टोकने के साथ साथ में अगर हो जाए तो उपयुक्त औषधि जो बताई है वो भी दिलानी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको जो नियमित रूप से वीडियोस को वॉच करते आए हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं तय दिल से प्रेषित कर रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।